हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा 1 से 2-3 क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो विदेशी यात्रियों से संबंधित है, जिसमें हम यहाँ पर यूनानी यात्रियों की चर्चा करने वाले हैं पूरे वीडियो में। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हम बात करेंगे विदेशी यात्री, उसमें हम किनको पढ़ेंगे? तो एक तो यूनानी पढ़ेंगे सिकंदर से पहले, सिकंदर के समय और सिकंदर के बाद, ये हो गए यूनानी। उसके अलावा चीनी यात्री हैं और फिर मुस्लिम यात्री हैं, तो पूरे यात्री हैं लेकिन इस वीडियो में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ हम यूनानी विदेशी यात्रियों का विवरण यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। अब सिकंदर से पहले जो हैं स्काई फ्लैश आते हैं, हिकेटियस आते हैं, हेरोडोटस आते हैं, टेसीयस आते हैं, टेसीयस। तो एग्ज़ामिनर यूजीसी नेट जो है वो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिकंदर के समकालीन हैं? ये पूछेगा या फिर सिकंदर से पहले के हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा सिकंदर के समकालीन नहीं था? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके जो हैं किस ग्रंथों में मेगास्थनीज के जो हैं अंश जो हैं मिलते हैं, मतलब जिनने मेगास्थनीज की इंडिका की बुक के लेकर उसमें लेखन, क्योंकि इंडिका जो है वो तो मिली नहीं है, लेकिन उसके जो अंश है वो कई किताबों में मिलते हैं। तो वो सारे लेखकों यात्रियों के विवरण में जो मिलता है, उन सब की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे और यूजीसी नेट इसी तरह से जो है थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन पूछता है, तो हमें पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर सिकंदर से पहले यूनानी इतिहासकार हो गए। अब सिकंदर के समय जो है नियारकस, अनेसीक्रिटस और अरिस्टोबुलस, और सिकंदर के बाद जो हैं वो मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस और इसके अलावा जो है अन्य यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक हैं। तो मेगास्थनीज आप सबको पता है सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस सीरिया का एंटिओकस का राजदूत था और बिंदुसार के समय में आया था। डायोनिसियस प्लिनी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मिस्र के टालमी का राजदूत था और जो संभवतः अशोक के समय आया था। अब यूनानी रोमन क्लासिकल लेखक में डायोडोरस हो गया, स्ट्रैबो होगा, प्लिनी हो गया, जस्टिन हो गया। वहीं अब हम एक-एक करके हम यहाँ पर इन सारे जो यूनानी इतिहासकार हैं या फिर यात्री कहें, उनको यहाँ पर पूरा विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले जो है स्काई फ्लैश को देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये था। ये पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत भूमि पर पहली बार जो है कदम रखा था। यह पारसिक यानी ईरानी नरेश के निर्देशन पर सिंधु नदी की खोज में क्या आया था? भारत आया था। आगे देखते हैं हेकेटियस। हेकेटियस जो है दूसरा यूनानी लेखक था जिसने भारतीय संस्कृति संबंधी सूचनाओं को इंक्वायरीज में संकलित किया है, हेकेटियस। आगे है टेसियस और हेरोडोटस। तो यहाँ पर हेरोडोटस जो है अभी चार्ट जो बना था उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। टेसियस जो है ईरान का राजवैद था, यानी ये डॉक्टर थे। ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। और यहाँ पर अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक जो है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फ़ारस भारत और फ़ारस संबंधों का वर्णन मिलता है। आगे है हेरोडोटस ही बताते हैं कि इंडिया जो है ईरानी साम्राज्य की 20वीं क्षत्रपी प्रांत था और वहाँ से 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में मिलता था। और ये जो दोनों लेखक हैं, इनके जो लेखन है बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि ये कभी भी भारत नहीं आए हैं। आगे देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसके ग्रंथों में सिकंदर का ज़िक्र नहीं है? तो जो उससे पहले होंगे वो तो सिकंदर के बारे में जानते ही नहीं होंगे, तो सिकंदर से पहले जो हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखना है और यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
अब सिकंदर के 7 कौन-कौन से हैं? नियारकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। अनेसिक्रिटस जो है सिकंदर की जीवनी लिखने वाला है। अरिस्टोबुलस जो है कासांड्रिया के निवासी हैं और जो बुक है हिस्ट्री ऑफ वॉर है इनकी। अरिस्टोबुलस ने ये दावा किया कि सिंधु क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा शहर देखे गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शहर थे उस समय इन्होंने इनको ऐसा वहाँ पर देखने को मिला था। यूनेन यूनेसिस सिकंदर का ही समकालीन लेखक था, मतलब ये तो थे, उसके अलावा ये भी हैं। यूनेसिस सिकंदर का ही समकालीन लेखक था। क्ली अ, टर्कस दिनान का पुत्र था, वो सिकंदर के साथ भारत आया था। तो ये तो हो गए समकालीन उसके। अब सिकंदर के बाद तो मेगास्थनीज हो गया, और भी देखते हैं तो इसको विस्तार में देखते हैं। मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका। मेगास्थनीज सीरिया के शासक सेल्यूकड निकेटर का ही राजदूत था। वह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कांधार आर्कोसिया से आया था। मेगास्थनीज जो है आर्कोसिया में सिविरटियोस के राज्य में राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ था। मेगास्थनीज की इंडिका अपने मूल रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैसे पढ़ते हैं उसको, कैसे हमने ढूंढ निकाला, तो स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिस, डायोडोरस, प्लिनी और प्लूटार्क, इन सब के में जो है मेगास्थनीज की इंडिका के जो है उद्धरणों का उल्लेख किया गया है, और इन्हीं को पढ़ के हम मेगास्थनीज की इंडिका को पाते हैं। क्लाडियस एलियनस ने जंतु विज्ञान पर लिखी गई अपनी पुस्तक ऑन दी पिक्यूलियरिटीज ऑफ एनिमल्स पशुओं की विचित्रताएं में मेगास्थनीज के विवरणों को आधार बनाया है। तो इन्होंने भी बनाया है इन सब के अलावा भी। आगे देखते हैं डॉक्टर स्वानवेक, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ही जितने जहाँ-जहाँ से इनके जो तथ्य फैक्ट मिले हैं इन्होंने एकत्र कर लिया डॉक्टर स्वानबेक ने। फिर उसके बाद इन्होंने ये काम कब किया? 1846 में। इसके अलावा 1891 में 1891 में मैक मैककिंडल ने एक ऐसा काम किया कि इनके जो भी लिखे गए फैक्ट थे इनको क्या कर दिया, अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करके प्रकाशित किया। आगे देखते हैं स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, इन सब के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रैबो ने तो मेगास्थनीज के विवरणों को पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय ही बता दिया। प्लिनी भी इनको इनकी आलोचना करता है मेगास्थनीज की। एरियन का दृष्टिकोण और जो मेगास्थनीज का है वो काफी मिलता है, मतलब यहाँ पर जो है दोनों ही ऐसा कह सकते हैं दोनों ही झूठे हैं। आगे है एरियन के अनुसार क्या है, मेगास्थनीज ने सिकंदर के साथ जो है आए लेखकों के से अधिक भारत को देखा था, क्योंकि उसने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रवास किया था, जो भारत का महत्तम सम्राट था। मतलब एरियन इनके जो लिखे गए जो भी चीजें हैं वो इसको एग्री करता है कि जो मेगास्थनीज है उसने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि वो उसके दरबार में रहा है, उसने बहुत करीब से उसके दरबार को देखा है, सारी चीजों को समझा होगा और तभी अपने उसमें ग्रंथ में इंडिका में लिखा है, ऐसा एरियन कहता है। सिकंदर के लेखकों का विवरण जो है हाइफेसस यानी कि ब्यास नदी, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि ब्यास नदी को क्या बोलते हैं, तो हाइफेसिस बोलते हैं। नदी तक सीमित था, लेकिन मेगास्थनीज का विवरण सिलास नदी तक था, जो कि सिलास नामक झरने से निकलती है। तो सिलास एक ऐसी नदी है जहाँ सब कुछ डूब जाता है, कुछ इस तरह से अभी और आगे जब हम पढ़ेंगे तो मिलेगा। अब मेगास्थनीज का उल्लेख जो है टालमी के ज्योग्राफी में नहीं है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, जब पूछा जाए कि मेगास्थनीज का विवरण किन लेखकों ने अपनी पुस्तक में किया है, तो वहाँ अगर टालमी आता है तो वो गलत हो जाएगा। और टालमी की कौन सी पुस्तक है? ज्योग्राफी, इसमें उसके अंश नहीं मिलते हैं।
मेगास्थनीज के विवरणों को 2 भागों में बाँटा, एक तो सत्य और एक सत्य से परे, मतलब जिस पर विश्वास करना असंभव सा लगता है। अब यहाँ पर कुछ जो सत्य बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो भारत समचतुर्भुज के आकार का था, ये मेगास्थनीज बताता है। यहाँ 58 नदियाँ थी जिसमें गंगा सबसे पवित्र थी। प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी है? गंगा रिडो यानी कि गंगा, सिंधु, सिलास, स्वात, स्वात को ही इन्होंने सोस्तीन एवं गोमल गेरोया का उल्लेख करता है। मेगास्थनीज ने बताया कि सिलास नदी में ना तो कोई तैर सकता है और ना ही इसमें कोई वस्तु डूब सकती है। इस तरह से उसने वर्णन किया है सिलास नदी का। प्रोफेसर लेवी ने सिलास नदी की पहचान जो है मध्य एशिया के सोलोदो या खोतान नदी से की है। तो खोतान नदी जो है वही सिलास नदी है, ये प्रोफेसर लेवी ने किया है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पाटलिपुत्र की लंबाई जो है 10,000 स्टेडिया उन्होंने बताई है, चौड़ाई 6,000 स्टेडिया बताई है मेगास्थनीज ने। और संपूर्ण भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण मतलब इस तरह से अगर नापें तो कितनी बताई है? 22,300 स्टेडिया बताई है। पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया है। अ, चौड़ाई जो है 80 स्टेडिया थी पाटलिपुत्र की और सॉरी लंबाई जो है 80 स्टेडिया यानी कि 16 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 3 किलोमीटर। भारतीय साहसी, वीर और सत्यवादी होते हैं। भारतीय लोग जो हैं साहसी, वीर और सत्यवादी होते हैं, ये मेगास्थनीज ऐसा अपने इंडिका में बताता है। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में 6 समितियां हैं और मौर्य प्रशासन में भी 6 समितियों को बताया है। आगे देखते हैं, वो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में सैन्य प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है। मेगास्थनीज सुदूर दक्षिण के पांड्य देश का उल्लेख करता है, जहां का शासन एक महिला जो है चलाती है, पांड्या चलाती है, जो हेराक्लीस की पुत्री थी। किसकी? हेराक्लीस की पुत्री थी। पांड्य राजा जो है 365 ग्रामों का समूह था। पांड्य राज्य जो है 365 ग्रामों का समूह था और प्रत्येक ग्राम को प्रतिदिन राजकोष हेतु निश्चित कर देना पड़ता था। प्रत्येक ग्राम को हर रोज ही राजा को भेजने के लिए निश्चित टैक्स देना पड़ता था। उसने 153 राजाओं की सूची भी दी है। तो पांड्य राजा का उल्लेख मेगास्थनीज करता है। भारत में फल और अन्न का उत्पादन जो है वर्ष में 2 बार बताता है मेगास्थनीज। भारत में एक तरफ युद्ध होता रहता है और बगल में कृषि खेती होती रहती है। अन्य राष्ट्रों में लड़ाई के समय खेत फसल नष्ट कर देने का प्रचलन था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। किसानों को उस मतलब जब युद्ध होता है तो पूरे रौंदते हुए घोड़े निकल जाएँ, इस तरह से नहीं होता था, किसानों को उससे बचाया जाता था, ऐसा मेगास्थनीज का वर्णन है। वह भारत के शाही बागों का भी उल्लेख करता है। मेगास्थनीज ने भारत में गन्ने की खेती को पहली बार देखा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जामिनर पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने भारत में किसकी खेती को पहली बार देखा था? तो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब और एक ऑप्शन होगा गन्ना। तो हमारा सही आंसर होगा गन्ना। इसके अनुसार भारत में बिना शहद की मक्खियों के गुड़ तैयार हो जाता है। तो ये कोटेशन भी पूछ सकता है कि भारत में बिना शहद की मक्खियों के गुड़ तैयार हो जाता है। ये कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का हो जाएगा। भारत में उसे दूसरा आश्चर्य पौधा जो है सिंडन यानी कॉटन प्लांट लगा और भारत में जनता को 7 श्रेणियों में उसने विभाजित किया था। और ये जो 7 श्रेणियाँ हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सबसे पहली श्रेणी किसकी है अ, वो श्रेणी है यहाँ पर दार्शनिक की। सबसे पहली श्रेणी जो है तो यहाँ पर जो है 7 जातियों का उल्लेख, श्रेणियों का उल्लेख करता है, तो उसमें सबसे पहले तो दार्शनिक हो गया, दूसरे नंबर पे कौन-सी आएगी? दूसरे नंबर पे आ जाएगा कृषक, दूसरे नंबर पे कृषक, तीसरे नंबर पे आ जाएगा पशुपालक, पशुपालक,
उसके अलावा चौथे नंबर पे कारीगर आ जाएगा, चौथे पर कारीगर, कारीगर। उसके अलावा अगर हम 5वें की बात करें, 5वें में कौन-सा आएगा? तो 5वें में युद्ध आता था। 5वें में योद्धा आता था। 6वें में कौन-सा आएगा? निरीक्षक आता था, निरीक्षक आता था, निरीक्षक। और 7वां कौन-सा हो गया? तो 7वां हमारा हो गया सबसे लास्टवां, सबसे 7वां जो है सभासद होता था। 7वां सभासद। और उसने कहा था कि दास प्रथा भारत में नहीं है। लेकिन ये जो 7 श्रेणियाँ हैं उसने जैसा देखा वैसे ही बता दिया होगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय वर्तमान के ऐसा कुछ नहीं था, 7 श्रेणियाँ नहीं थी बल्कि दास प्रथा भी थी, लेकिन उसके जैसी नहीं थी जैसा उसने अपने देश में देखा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मुझे मेंशन करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने बता दिया कि दार्शनिक सबसे पहले में आता था। इसके अलावा कृषक दूसरे नंबर पे, फिर पशुपालक, फिर कारीगर, सभासद तो 7 पे हो गया, फिर उसके बाद योद्धा, निरीक्षक, फिर लास्ट में सभासद होता था। तो ये कुछ 7 श्रेणियाँ हैं, कभी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। ये वाला फैक्ट जो है छूट गया था इसमें। आगे और बात करेंगे अब कुछ भ्रामक विवरणों की। तो कुछ भ्रामक विवरण जो हैं, वो इस तरह से हैं कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। यहाँ पर दास प्रथा नहीं है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पर। भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है, जबकि कार्टियस कहता है कि नहीं, भारत में पेड़ों की छाल लिखने के काम आती है। तो यहाँ पर क्या कुछ भ्रामक हैं। आगे है नियार्कस ने भी बताया कि भारतीय सन के सघन बुने हुए टुकड़ों पर लिखा करते थे, मतलब कपड़े पर ही लिखते थे, पर उनको लेखन कला पता थी। पांड्य देश में 7 साल की माताओं का उल्लेख करता है, ये कुछ भ्रामक है। 7 साल की माता किस प्रकार से उसने देखा, तो ये कुछ विश्वसनीय उसके फैक्ट नहीं है। भारतवासी अन्य लोगों पर आक्रमण नहीं करते और ना ही अन्य लोग भारतवासियों पर आक्रमण करते हैं। यह उसी का कथन है कि काबुल घाटी के मार्ग से हेराक्लीस, डायोनिसियस, सिकंदर को छोड़कर किसी अन्य विदेशी शक्ति द्वारा ना तो कभी भारतीय जीते गए और ना ही उन्होंने खुद को युद्ध में फंसाया। यद्यपि पारसीकों ने हिड्रक यानी कि शूद्रक सैनिकों को भाड़े पर लड़ने के लिए बुलाया था, यद्यपि पारसीकों ने स्वयं कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। भारत में चींटियां जो है सोना खो देती हैं, ऐसा मेगास्थनीज ने कुछ भ्रामक प्रसंग लिखे हैं अपने इंडिका में, और उनकी त्वचा जो है चींटी की त्वचा जैसी है। मेगास्थनीज और इलियस का कथन है कि भारतवासी न सूद पर धन लेते हैं और ना ही देते हैं, ये तो उधार लेना ही नहीं जानते हैं। जबकि कौटिल्य ने महाजनी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया, तो ये भी इनका फैक्ट जो है बहुत विश्वसनीय नहीं है। आगे है भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है, कोई लिखित कानून नहीं है। स्ट्रेबो इस कथन में ये जोड़ता है कि भारतीय मिश्र धातु नहीं बना सकते, मतलब एक धातु के साथ दूसरी धातु को मिक्स करके कोई नई धातु नहीं बनाना जानते हैं। भारतीय कभी अपने देश से बाहर नहीं गए, ऐसा वो कहता है, लेकिन ये भी फैक्ट जो है सही नहीं है। अगर बाहर नहीं जाते तो इतना ज़्यादा व्यापार वो कैसे बढ़ा लेते? तो ये भी इनका सही नहीं है। भारतीयों द्वारा ही मिस्र में उन भारतीय पुस्तकों को पहुँचाया गया था, जिसका अनुवाद करने के लिए टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने सिकंदरिया में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। वह बताता है कि भारतीय हमेशा अकेले में भोजन करते हैं, उनकी थाली में सार्वजनिक जो है चावल ही परोसा जाता था। यज्ञ के समय ही भारतीय शराब पीते थे, अन्यथा वे कभी भी शराब का सेवन नहीं करते थे। इसका ये भी कथन गलत है, लेकिन कौटिल्य ने मद और शराब के 6 प्रकार का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट जो है सही नहीं है, ये भी भ्रामक है। आगे है केवल मेगास्थनीज ही ऐसे भ्रामक विवरण देता है, ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेगास्थनीज ने लिखा है अपनी इंडिका में।
जो भी जितने भी विदेशी यात्री रहे हैं, उन्होंने जैसा देखा उनके समय यानी उनके देश में जैसा होगा उसी के आधार पर जो है उन्होंने लेखन लिखा है। क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री के उसमें देखते हैं तो हमेशा लेखक का जो कहाँ से लेखक लिख रहा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो किस प्रकार है ये भी देखना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेगास्थनीज़ ही भ्रामक है, भ्रामक विवरण देता है। इसके अलावा सिकंदर के नौसेनापति नियारकस भी अपने विवरण में कुछ अविश्वसनीय बातों को छोड़ देता है। नियारकस के अनुसार भारत में 10 फुट लंबे और 6 फुट चौड़े लोग रहते हैं। यहाँ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ आकाश से जमी हुई बूंदों के रूप में पीतल बरसता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी भ्रामक बात है। ऐसे ही प्लिनी लिखता है कि यहाँ कुछ लोग जो है नूलों पर्वत पर रहते हैं जिनके पाँव पीछे की ओर मुड़े होते हैं तथा प्रत्येक पाँव में 8 उँगलियाँ हैं। कुछ लोगों के सिर कुत्ते के समान है और उन तथा वे भौंककर संवाद करते हैं। तो ये प्लिनी इस तरह से लिख रहा है, नियारकस ऐसा लिख रहा है और मेगास्थनीज ने के तो आपने देख ही लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है तो ये विदेशी विवरण इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें इन विवरणों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जो चीज़ें बिल्कुल फैक्ट हैं, कुछ किसी और से भी हम क्या है मैच करके उस चीज़ को प्रमाणित बना सकते हैं। अगर हमको किसी और में भी विवरण मिलता है तब तो इनकी बातें सही हैं, वन्यता क्या है सुनी-सुनाई बातें या फिर जो भी उस समय समाज में रही होंगी, बहुत ज़्यादा प्रमाणित नहीं होती, उन्होंने लेखन कर लिया होगा। आगे है अन्य यूनानी रोमन क्लासिकल लेखन की बात करें तो डायोडोरस सिसिलस प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व इनकी जो बुक है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका है अनुवाद किसने किया है मैककिंडल ने किया है। इनका जन्म जो है सिसिली में एगिरियन नगर में हुआ था। इसके द्वारा कुल 40 पुस्तकों का लेखन किया गया था। मेगास्थनीज को उद्धृत करते हुए डायोडोरस ने स्वर्ण खनन करने वाली चींटियों का उल्लेख किया है। तो डायोडोरस ने भी किया है मेगास्थनीज की जो चींटियाँ हैं और मेगास्थनीज ने भी किया है कि यहाँ पर जो है चींटियाँ सोना खोदती हैं। आगे देखते हैं स्ट्रैबो की बुक जो है ज्योग्राफी एक टालमी की भी बुक ज्योग्राफी है उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन याद रखिए ये जो स्ट्रैबो है इसकी ज्योग्राफी में मेगास्थनीज के अंश मिलते हैं लेकिन टालमी वाले में नहीं मिलते हैं। इनका जन्म जो है ईरान के पोन्टस स्थित अ, अमासिया में हुआ था। ये भूगोलवेत्ता एवं इतिहासकार दोनों हैं। इनकी पुस्तक जो है ज्योग्राफी के 15वें अध्याय में ईरान एवं भारत में उल्लेख हुआ है। स्ट्रैबो का कथन है कि प्रायः वे लोग जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है वे झूठे हैं। तो स्ट्रैबो यहाँ पे बताता है कि जो भारत के बारे में लिखा है वो झूठे लोगों की जमात है। डीमेक का इस सूची में पहला स्थान है, मेगास्थनीज का दूसरा नंबर आता है, जबकि अनेसिक्रिटस और नियार्कस हकलाते हुए कुछ सही बोल देते हैं। तो ये जो कोटेशन है ये भी एग्जाम में पूछा गया कि ये कोटेशन किसका है, तो स्ट्रैबो का है। स्ट्रैबो के अनुसार डिमेकस एवं मेगास्थनीज होमर की मिथक कथाओं को फिर से हरा-भरा कर देते हैं, जिसमें सारस पक्षी एवं वनों के बीच लड़ाई का वर्णन है। वे बताते हैं कि भारत में कुछ मनुष्यों के कान इतने बड़े हैं कि उसमें आराम से सोया जा सकता है। स्ट्रैबो ने पेट्रोक्लीस के लेख की प्रशंसा करते हुए उसे नितांत विश्वसनीय माना है। पेट्रोक्लीस जो है सेल्यूकस निकेटर एवं एंटियोकस प्रथम के पूर्वी प्रांत का अधिकारी था। अब अगला जो है यहाँ पर प्लिनी है द एल्डर इनका मूल नाम था गेयर प्लिनियस सेकंडस। इनकी जो बुक है नेचुरल हिस्टोरिका यानी नेचुरलिस हिस्टोरिका है। इनका अनुवाद भी मैकिंडल ने किया है। तो अनुवाद भी कभी-कभी पूछता है तो याद रखिए। आगे है यहाँ पर जो है 37 अध्याय है भूगोल, शरीर विज्ञान, नृवंश विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये बुक लैटिन भाषा में है। इसकी रचना जो है प्रथम शताब्दी में की गई है। इसका छठा अध्याय जो है भारत पर है। इसमें भारतीय पशुओं
पेड़-पौधों, खनिज आदि का वर्णन है। प्लिनी भारत को बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का उत्पादन बताता है। आंध्र प्रदेश में दीवारों से घिरे 30 नगर और अनेक ग्राम बताते हैं। प्लिनी विलाप करता है कि रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। तो यहाँ पे वो अपना दुखड़ा रोता है कि जो रोम है फालतू में व्यापार कर रहा है, अपना धन फालतू में खर्च कर रहा है। रोम क्या कर रहा है? विलासिता की सामग्री मंगाने में प्रति वर्ष जो है 10 करोड़ सेटर्स व्यय कर रहा है। तो प्लिनी यहाँ पर वो है बताता भी है रोम के बारे में। आगे है अब पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, इसके लेखक का पता नहीं है, अज्ञात हैं और इसका अनुवाद जो है विल्फ्रेड हार्वे स्काफ ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बिल्कुल फेवरेट जो हैं एग्जामिनर के टॉपिक वो उनमें से एक ये भी है। तो विल्फ्रेड हार्वे स्कार्फ जो है अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, विदेशी से चांदी के भारत में आयात किए जाने का वर्णन यही करता है। पेरिप्लस में ही रोमन साम्राज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो लेखक है वो क्या है, इनका पता नहीं है, अज्ञात हैं। 80 ईस्वी में लाल सागर से लेके भारतीय समुद्री तट की यात्रा की थी इन्होंने और यह व्यापारी यूनानी निवासी था किंतु मिस्र में जाके बस गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी यात्री है जो यूनान का होते हुए मिस्र में जाके बस गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लिनी हो जाएगा। इसके अलावा सॉरी प्लिनी नहीं, पेरिप्लस ऑफ द इथरियन सी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर प्लिनी नहीं होगा, पेरिप्लस द एथेरियन सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो लेखक है जिसका हमको पता नहीं है लेखक कौन है, तो मिस्र में हमारे पास जो वृक्ष हैं तो इससे पता चलता है कि ये लेखक कहाँ का निवासी है, मिस्र का। आगे लाल सागर एवं फारस की खाड़ी को हिंद सागर या इथेरियन सी कहा जाता था। तो इथेरियन एरिथियन सी किसको कहा गया? हिंद महासागर को कहा गया। ये काफी इम्पोर्टेंट है। आगे है इस पुस्तक को समुद्री व्यापार की गाइड के नाम से जाना जाता था। कोलिंदिया और संगारा ये दो जहाज के प्रकार उन्होंने बताए हैं कि उन्होंने इथेरियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी की जो बुक है वो कोलंद्रिया और संगरा नामक जहाज के विभिन्न दो प्रकार बताता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करेंगे एरियन की, फ्लेवियन एरियानस, ये इनका ही नाम है। इनकी जो बुक है एनाबेसिस और इंडिका। अब एरियन कौन थे? ये राजनयिक सेनानी थे, दार्शनिक एवं इतिहासकार थे। जन्म इनका बिथ बिथीनिया के निकोमेड्रिया में हुआ था। एनाबेसिस जो है सिकंदर के राज्यारोहण से लेके इनकी मृत्यु तक का अभियान का वर्णन करती है बुक। और इंडिका जो है इसका ही अगला एनाबेसिस का ही अगला भाग है। एरियन जो है मेगास्थनीज और पोरस की भेंट की बात करता है। वो बताता है कि मेगास्थनीज पोरस के दरबार में भी गया था। एरियन कभी भारत नहीं आया। उसका ग्रंथ सिकंदर के समकालीन लेखक जैसे कि टालमी, अरिस्टोबुलस एवं मेगास्थनीज तथा एराटोस्थनीज के विवरणों पर आधारित है। आगे देखते हैं। एरियन के अनुसार मल्ल किले में सर्वप्रथम सिकंदर ने प्रवेश किया था क्योंकि वो चाहता था कि उसके मरने के बाद भी लोग यह याद रखें कि सिकंदर कभी भयभीत नहीं हुआ और एक अभूतपूर्व शौर्यपूर्वक युद्ध करते हुए मारा गया। आगे है एरियन के अनुसार सिलास नदी की अद्भुत विशेषता यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह प्लावित कर सके और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको तैर कर पार कर सकता है। प्रत्येक वस्तु इसके जल में निमग्न होकर उसके तल में पहुंच जाती है। वस्तुतः इस जल से सूक्ष्म और अवास्तविक इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो एक बार जो सिलास नदी है वो मैगनीज भी उसका वर्णन करता है। इसके अलावा जो है एरियन भी करता है।
अब अगला जो विदेशी यूनानी यात्री है वो है टालमी। ये दूसरी शताब्दी का है। इनकी बुक जो है ज्योग्राफिकल हाफिगेसिस यानी ज्योग्राफी है। इसमें मैंने बताया था मेगास्थनीज की कुछ भी बातें नहीं हैं। इन्होंने जो है भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार किया था जो कि शुद्ध और त्रुटिपूर्ण था। टालमी को भौगोलिक में भारत की आंशिक नदियों का उल्लेख करते हैं और पर्वतीय स्रोतों के साथ हुआ था। जस्टिन की बात करते हैं, इनका समय जो है 45 ईस्वी से लेके 125 ईस्वी। इनकी बुक जो है एपिटोम है, सार संग्रह। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। सिकंदर के पश्चात चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका था। ये जस्टिन का ही कहना था। आगे है प्लूटार्क। प्लूटार्क की पुस्तक है पैरेलल लाइन और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख करता है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य संख्या 6 लाख बताई है, जिसके माध्यम से उसने संपूर्ण भारत को रोन डाला था। कॉस्मोस इनके जो बुक है क्रिश्चियन टोपोग्राफी यानी कीचड़ का महादेश। इजिप्ट के मठाधीश थे कॉस्मोस ने 547 में क्रिश्चियन टोपोग्राफी लिखा था। इनका उपनाम जो है इंडिको प्लीडस्टस था। कॉस्मोस की तरह ही वह यूनानी था जो यहाँ आकर बौद्ध हो गया था और उन्होंने भारत और श्रीलंका के संबंधों में विशेष रूप से उल्लेख किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि वो कौन सा विदेशी यात्री था यूनानी जो यहाँ आकर बौद्ध हो गया था। तो आंसर कॉस्मोस हो जाएगा। साथ ही कॉस्मोस ने भारत और श्रीलंका के विषय में काफी अपना वर्णन दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।